वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 10th स्टूडेंट। लाइव प्रोसेस चैप्टर में आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। देन सेकेंड टॉपिक आज का होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये आज के दो टॉपिक होंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्गेनिजम्स को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया यूज करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरी बनेगी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरी बनेगी। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो होगा लोअर ऑर्गेनिजम्स का और सेकंड कैटेगरी होगा हायर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपको बता दूं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूजुअली मल्टीसेलुलर ही होंगे। ठीक है, यूजुअली नहीं, मोस्टली जो है वो मल्टीसेलुलर ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रोटोजोआंस यूज करेंगे, बैक्टीरिया यूज करेंगे, ईस्ट यूज करेंगे, पैरामीशियम यूज करेंगे, अमीबा यूज करेंगे। ये सारे जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हायर ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल्स यहाँ पे लेंगे हम, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होने वाला है। जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होने वाली हैं और वो क्या हो सकती हैं चीजें। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है जिन चीजों का यूज करता है, जो भी मटेरियल या गैस जो भी है वो जो यूज करता है उसका नेम आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स जो है अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि स्क्रीटरी वेस्ट मटेरियल। स्क्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है ऑर्गेनिजम्स जो है अपने बॉडी से वो एलिमिनेट करते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये क्या है, स्क्रीटरी वेस्ट मटेरियल है ये, और इनको पीरियोडिकली बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है। तो ये तो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, जैसे रिस्पायरेटरी गैसेस, जैसे कि रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस में क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है। देन अदर जो है मिनरल्स हैं, वाटर हैं, या बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं, सराउंडिंग से आ रहे हैं वो। ठीक है, अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो लोअर ऑर्गेनिजम्स को आप एक बार इमेजिन कर लीजिए, एक बार कंसिडर कर लीजिए कि लोअर ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग वाटर है। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग क्या है, वाटर है। ठीक है, इस वाटर एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, गैसेस जो है सेल्स के अंदर आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहे हैं। और जो स्क्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जा रहे हैं, वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज आ रहा है और क्या चीज जा रहा है बॉडी से बाहर। ठीक है, यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में एक चीज नोटिसेबल है, वो ये है कि जो भी चीजें आ रही हैं जा रही हैं वो डायरेक्ट जा रही हैं। ठीक है, सराउंडिंग से डायरेक्ट वो जा रही है, बॉडी सरफेस को टच करते हुए या उसके थ्रू जो है वो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। यहाँ पे जो भी हो रहा है डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बॉडी का पार्ट है जो इसको बाहर कर रहा है या अंदर कर रहा है। ठीक है, यह डायरेक्टली बॉडी सरफेस से बाहर चीजें निकल रही हैं या आ रही हैं। ठीक है, आने और जाने के लिए जो है कुछ टर्म आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था मैंने, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो डेविएशन हो जाएगा टॉपिक का। लेकिन आप एक बार सोच सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर जाती हैं तो एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंडोसाइटोसिस से अंदर आती हैं। ठीक है, वो एक अलग आपका पैरामीटर है डिस्कशन का, बट यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है कि क्या चीज आ रहा है और क्या चीज जा रहा है। और आने और जाने में आप देख रहे हैं कि ओनली बॉडी सरफेस यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बट जब आप हायर ऑर्गेनिजम्स में डिस्कशन करेंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, प्लांट हो सकता है। ठीक है,
या कोई भी आपके सराउंडिंग में जो मल्टी सेलुलर दिख रहा है ऑर्गेनिजम्स, वो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपके सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मल्टी सेलुलर है। और जब आपको ये पता हो जाएगा तो आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे एक बार कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं रिस्पिरेटरी गैसेस की, मतलब ऑक्सीजन की मैं बात करूं, CO2 की मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन पता है कि ऑक्सीजन अगर ह्यूमन बॉडी में आप डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस टॉपिक में कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आ रहा है और एक प्रॉपर सिस्टम से आ रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम से आ रहा है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एक लेवल होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें से कुछ अमाउंट आपके बॉडी में आता है थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम। और रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, लंग्स है। वो लंग्स का ऐसा डिजाइनिंग होता है कि वो गैसेस को अंदर की तरफ लेता है, और एज वेल एज जो ये गैस एनवायरनमेंट में है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करता है कि किस रेट से जो है वो गैस आपके बॉडी में एंटर करेगी। लंग्स का डिजाइनिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि इजीली जो है गैसेस बॉडी के अंदर आती हैं, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली CO2 रिलीज होती है। CO2 वो बॉडी से बाहर की तरफ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है रिस्पिरेटरी गैसेस का, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जहां पे हर एक कंपोनेंट के ट्रांसपोर्ट होने का एक प्रॉपर पैटर्न है, उनका एक कॉन्सेप्ट है, एक उनके अंदर कंपोनेंट्स हैं, सेल हैं या उनके टिश्यूज हैं जो उन चीजों को वन प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो प्लांट का एग्जांपल है। प्लांट को चाहिए क्या, वाटर और मिनरल्स चाहिए। आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो उसको वाटर चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होते हैं। तो ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये प्लांट्स को कैसे मिलता है? प्लांट का जो रूट है, रूट में जो रूट हेयर्स है, और ये जो रूट हेयर्स है उनके सराउंडिंग क्या है, सॉइल है, और सॉइल में क्या है, वाटर है और मिनरल्स है। तो सॉइल में जो रूट हेयर्स है, ठीक है, वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को लेते हैं, ठीक है। और वो जो वाटर और मिनरल्स है वो जाइलम के थ्रू कंडक्ट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरियल ब्रांचेस या जो पार्ट्स हैं वहां पे वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट से, रूट हेयर से वो कंडक्ट होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स के जाने के लिए एक प्रॉपर हमारा क्या है, टिश्यू इन्वॉल्व है। ये एक परमानेंट टिश्यूज है, और जाइलम जब आप स्टडी करेंगे तो जाइलम एक क्या है, एक परमानेंट टिश्यूज है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिस्टम ऐसा होता है जो वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जो टिश्यूज जो हैं उनके जो सेल्स हैं उनका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वो इजिली कंडक्ट कर देते हैं वाटर और मिनरल्स को। और ये ही वाटर और मिनरल्स जो है लीफ में जाते हैं, जो या ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लांट का ग्रीनरी पार्ट होता है वहां पे जाकर ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 यूज होता है, H2O यूज होता है, साथ में क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल आपके जो भी प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं वहां पे आप क्लोरोफिल मिलेंगे। देन सनलाइट चाहिए। ये सारी चीजें जब रिएक्टेंट के फॉर्म में होती हैं तो देन क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स जो गया है वो कैसे गया है, ट्रांसपोर्ट होके ही गया वहां पे। और सिमिलरली आप एक चीज और सोच सकते हैं कि CO2 कैसे आ रहा है। CO2 कैसे आ रहा है, तो CO2 का स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है। प्लांट के केस में CO2 का जो सोर्स है, प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो वो CO2 बनाता है और उस CO2 को वो खुद से यूटिलाइज करता है, ठीक है। और CO2 फॉर्म होता है कब, रेस्पिरेशन के टाइम पे, और यही CO2 फर्दर यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये भी चीज आपको सोचना है। और एक और चीज आप सोच सकते हैं प्लांट को लेकर, प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है,
रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज होता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो वो ऑक्सीजन जो है प्लांट खुद बनाता है। प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये नोट कर लेना पॉइंट आप, प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ठीक है, और यही ऑक्सीजन मैक्सिमम यूज कर लेता है, ठीक है। कौन यूज करता है? प्लांट यूज करता है, रिस्पायरेशन में यूज करता है, और जो रिमेनिंग रिक्वायर्ड अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कहां से आता है? वो एटमॉस्फेयर से आता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की, वो कहां से आ जाएंगे? एटमॉस्फेयर से आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वो खुद अपने आप से मैनेज कर लेता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस में एक मेन प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को वो रिस्पायरेशन में प्लांट यूज कर लेता है, ठीक है। फिलहाल अब ये टॉपिक को यहीं पे हम रोकते हैं, हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन का जो एग्जाम्पल है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का और एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम का। रिस्पायरेटरी सिस्टम में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगा और ब्लड के फ्लो के साथ वो सेल्स के तरफ जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा? सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, और सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बट जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेलुलर रिस्पायरेशन का थर्ड और लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और एनर्जी मिलती है। बट जब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है तो क्या चीज़ उसको यूटिलाइज करता है? कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो उसको यूटिलाइज करता है? तो वो है आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे सेल्स तक आया, तो इसकी भी स्टोरी सुन लीजिए। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप स्टार्टिंग करते हैं कि हमने डाइट लिया और डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, देन वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में गया, ब्लड के फ्लो के साथ वो सेल्स के अंदर गया, और सेल्स के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर ग्लूकोज का क्या होगा या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा उस पर्टिकुलर ग्लूकोज का, ठीक है, और देन फाइनली हमको एनर्जी मिलेगी। आपने देखा यहाँ पे कि गैसेस भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं देन एक टास्क आपका पूरा हो रहा है। वो टास्क क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन का टास्क, ठीक है। जैसा ही मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन गया, ठीक है, और इधर डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला, और ये ग्लूकोज जो है जाएगा सेल्स के अंदर और फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम से मिले हुए ऑक्सीजन के साथ वो इन्वॉल्व होगा और देन एनर्जी प्रोड्यूस होगा ब्रेकडाउन के बाद ग्लूकोज के, और उस एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन भी यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, और कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल्स के फॉर्म में जो बताया है वो आपका कहाँ पे आपको डिस्कस करना है? इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लें। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्यों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया कि ह्यूमन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे अवेलेबल हो पाएंगी ह्यूमन को? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। इसके साथ साथ हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, और बहुत अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मिनरल्स है आपका, या हिपैरिन एंटीकोगुलेंट्स हैं जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाती हैं, और पर्टिकुलर प्लेस पे तभी जाएंगे जब कोई सिस्टम उनको ले जाएगा। क्या ले जाएगा सिस्टम? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के थ्रू जो है ब्लड फ्लो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और उस ब्लड में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
जैसे अगर आप डिस्कस करें रिस्पिरेटरी गैस की, तो रिस्पिरेटरी गैस कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। न्यूट्रिएंट्स की जब बात करेंगे तो वो भी कहाँ होगा? ब्लड में होगा। अगर आप हेपेरिन की बात करते हैं, हेपेरिन क्या है कि एंटीकोगुलेंट्स है, तो वो भी कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो भी कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। अगर आप हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन भी कहाँ होगा? ब्लड में होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो ब्लड में होती हैं और ब्लड के फ्लो के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी के पार्ट्स में। और ब्लड एक क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ब्लड क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये जो ब्लड है ये पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30 to 35% पार्ट होता है, ठीक है। अदर भी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, लाइक लिम्फ भी है। लिम्फ भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और मेन जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आपका क्या है? ब्लड है। और ये 30 से 35% पार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि इस ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले क्या है? आपका ब्लड है। ब्लड एक सर्कुलेटरी मीडियम है। सेकंड है वो है ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। और ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं। आर्टरीज और वेन्स ये वेसल्स हैं और उनके ब्रांचेस जो हैं वो क्या है? कैपिलरी हैं। देन लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? हार्ट है। हार्ट इज़ अ पंपिंग आर्गन और ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करेगा अकॉर्डिंग टू बॉडी का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये पंप करता रहता है। उसका एक रूटीन है, उसका एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। देन आपको बता दूं कि ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और इसको आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। अब बेटर होगा कि इसको बोलें आप कि ये क्या है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और ये रेड कलर का होगा। इसलिए रेड कलर का होगा क्योंकि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आरबीसी। और आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूँगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये कि ब्लड जो है स्टिकी होते हैं, विस्कस होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर स्टैंडर्ड अगर एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ पे जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो नियर अबाउट 7 लीटर होगा। अप्रॉक्स 6.8 लीटर के अप्रॉक्स जो है एक एडल्ट पर्सन में ब्लड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्लड जो है, ब्लड का जो पीएच है वो कैसा होता है? तो पीएच आपको बता दूं कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन दैट मीन्स कि नियर अबाउट 7.45 के अराउंड इनका पीएच होता है, ठीक है। अब ब्लड के कॉम्पोजिशंस की बात करें। ब्लड की कॉम्पोजिशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने 2 पार्ट बना रखा है। फर्स्ट पार्ट है आपका प्लाज्मा और सेकेंड पार्ट है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो 55% पार्ट है और ये पेल कलर्ड फ्लूइड है, ठीक है। ये एक पेल कलर फ्लूइड है और इसमें जो है 90% जो है वाटर होता है। देन प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रोनोजेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के। इसको लर्न करना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले ग्लूकोज आप ले लीजिए, देन अमीनो एसिड, देन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी हो सकता है न्यूट्रिएंट्स। रिस्पिरेटरी गैसेस में आपको पता है ऑक्सीजन होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं। आपको पता है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट भी ब्लड में होते हैं और फिर ये किडनी की तरफ सप्लाई होते हैं। किडनी एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो है पीरियोडिकली अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उनको एलिमिनेट करता है, ठीक है। मिनरल साइंस भी होंगे प्लाज्मा में। और लास्ट में आपको दिख रहा है हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम्स भी प्लाज्मा वाले पार्ट में अवेलेबल होंगे। तो ये आपके प्लाज्मा की लिस्ट हो गई, ठीक है। ये टोटल 55% है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं क्या एक्चुअली में? तो ये हैं ब्लड कार्पस्क्यूल्स। क्या है? ब्लड कार्पस्क्यूल्स। ब्लड कार्पस्क्यूल्स मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये ब्लड सेल्स आपको मिलेगा, ठीक है। ब्लड सेल्स एक रॉन्ग टर्म है। ब्लड कार्पस्क्यूल्स एक राइट टर्म है, क्योंकि जब भी न्यू सेल्स, न्यू कार्पस्क्यूल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जब भी बनेगा तो वो बोन मैरो से बनेगा। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उन स्टेम सेल्स से ही वो फॉर्म होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोट करना होगा। जैसे आप नॉर्मली कोई सेल्स पढ़ते हैं
लाइक सोमैटिक सेल्स कोई हो गया, एपिथेलियल सेल्स जैसे हो गया आपका, सोमैटिक सेल्स का एक एग्जांपल है एपिथेलियल सेल्स। ऐसे कोई भी आप सेल ले लो तो वहाँ पे न्यू सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। बट फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ब्लड कार्पस्क्यूल्स जो हैं ये हमेशा कहाँ से फॉर्म होंगे, ये बोन मैरो से फॉर्म होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। जब भी ब्लड कार्पस्क्यूल्स फॉर्म होगा वो बोन मैरो के स्टेम सेल से ही वो फॉर्म होंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्लड कार्पस्क्यूल्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। आपको पहले से भी पता है कि ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या हैं, ब्लड के अंदर जो कार्पस्क्यूल्स हैं वो क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। इसका ये काउंट है। इसको थोड़ा डिटेल में करता हूँ। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक स्टैंडर्ड काउंट होता है। एक हेल्दी पर्सन में एक स्टैंडर्ड उनका अमाउंट होता है, उनके नंबर होते हैं, ठीक है। वो नंबर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं आरबीसी के केस में क्या 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। ये आपको लर्न करना हो चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब आप फर्दर नीट के एग्जाम्स वगैरह में अपीयर होंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। देन आफ्टर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 5,000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड मिलेगा। प्लेटलेट्स की बात करें तो 5.5 to 3.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होगा। तो ये आपका क्या है, ये कार्पस्क्यूल्स के काउंट है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अब इनको यहाँ पर मैं डिटेल कर रहा हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, दैट मीन्स कि ब्लड कार्पस्क्यूल्स को। ब्लड कार्पस्क्यूल्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स को। और रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर आपको अभी जस्ट बताया था क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, HB से रिप्रेजेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और HB क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है और यही जो HB है ये रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो HB है हीमोग्लोबिन, इसका ब्लड में अमाउंट क्या होता है तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। इस हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है ब्लड में वो होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। आप जब हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, स्पेशली फीमेल्स जब हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं तो उनको डॉक्टर बोलता है कि आप एनीमिक हो, आप क्या हो, एनीमिक हो। तो एनीमिक किसके बेसिस पे बोलता है डॉक्टर, वो बोलता है हीमोग्लोबिन के बेसिस पे या नंबर ऑफ आरबीसीज के बेसिस पे बोलता है। नंबर ऑफ आरबीसीज कम होगा और हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो जो फीमेल होगी वो क्या होगी, एनीमिक होगी। ये मोस्टली फीमेल के केस में होता है, मेल में भी होता है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो स्टैंडर्ड अमाउंट है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल में थोड़ा डेविएट होता है अमाउंट, ये 12 to 16 थोड़ा डेविएशन है, थोड़ा मेल में ज़्यादा है और फीमेल में थोड़ा कम है, ठीक है। आरबीसी मैंने पहले ही बताया कि आरबीसी फॉर्म कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, क्योंकि बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, वही स्टेम सेल्स आरबीसी या अदर ब्लड कार्पस्क्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है। आरबीसी की लाइफ स्पेन की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज है, ये आप पहले से भी जानते हो। अब हम डिस्कस करते हैं वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स। वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स का सेकेंड नेम है ल्यूकोसाइट्स, लर्न करना चाहिए। और इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो होगा ग्रेनुलोसाइट्स और सेकेंड जो कैटेगरी होगा वो होगा ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उनका जो न्यूक्लियस होगा लोब्ड होगा। वो कैसा होगा, लोब्ड न्यूक्लियस, मतलब उसमें बाई लोब्ड या मल्टी लोब ऐसे लोब्स उसमें दिखेंगे, ठीक है। और यही मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ग्रेनुलोसाइट्स का, ठीक है। जब आप ग्रेनुलोसाइट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में होगा और दूसरे पॉइंट जो होगा इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में लोब होते हैं, कभी कभी 2 लोब होगा, कभी कभी मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट सेल्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिस्टिंग कर रखी है ग्रेनुलोसाइट सेल्स के टाइप हैं। फर्स्ट है आपका न्यूट्रोफाइल्स है, सेकंड आपका क्या है बेसोफाइल है और थर्ड आपका इओसिनोफिल है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं जिसमें जो न्यूट्रोफाइल्स है वो 60 to 65% है, बेसोफिल जो है वो 0.5 to 1% है और इओसिनोफिल जो है वो 2 to 3% है। जो बेसोफिल है एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो है हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटी कोगुलेंट्स है। क्या है, एंटी कोगुलेंट्स है जो ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है ब्लड कैपिलरीज
या वेसल्स में, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आपको लर्न करनी है। अब आते हैं वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स के सेकेंड पार्ट में, वो क्या है आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे और यहाँ पे न्यूक्लियस में लोब नहीं होंगे, अनलोब्ड न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा, अनलोब्ड न्यूक्लियस होगा। और इसमें जो मेन जो सेल्स हैं वो क्या है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स की। टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपको जो फर्स्ट टाइप मिलेगा वो मिलेगा आपको लिम्फोसाइट और सेकंड मिलेगा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स का अमाउंट जो है 20 से 25% है और जो मोनोसाइट्स का अमाउंट है वो 2 to 10% है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये WBC सेल्स जो होते हैं ये डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को ये मैनेज करते हैं। आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का, तो उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लेवल पे, वो ये है कि कुछ WBC सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और वो भी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, WBC का जो फंक्शन है वो क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, डिफरेंट पैथोजेंस, डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंस के साथ फाइट करना, डिफरेंट रेशियो में इन्वॉल्व होके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बना के फाइट करना होता है, ठीक है। और RBC का अगर फंक्शन की बात करें तो RBC में जो है वो मेन फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या सेल्स को डिलीवर करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं डिलीवर करेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी ओनली 2 ATP के फॉर्म में बनती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो 36 से 38 ATP बनता है। मतलब कि ये है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो एनर्जी कम मिलेगी। और ये जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर कौन कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है RBC, ठीक है। RBC डिलीवर कर रहा है, ये RBC का फंक्शन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। और इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है प्लेटलेट्स एक फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स है। क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स है और ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। नोट कर लीजिए, मेगा कैरियोसाइट सेल्स के ये फ्रेगमेंट होते हैं। मेगा कैरियोसाइट ये एक सेल है, इसके फ्रेगमेंट होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आपका स्टेम सेल से बनेगा और ये स्टेम सेल कहाँ पे हैं, बोन मैरो में है, ठीक है। और बोन मैरो बोन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज डिस्कस कर लिया 2 हेडिंग। आज का जो फर्स्ट हेडिंग था वो था इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स और सेकेंड हेडिंग था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब इसके आगे हम डिटेल करेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है, जब आप वहाँ पे डबल सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे तो वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए और नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। ओके, बाय।